सत श्री अकाल। सबसे पहले तो ज्ञानी जी ने और गुरुद्वारा ने आज जो ये इज्जत बख्शी है, ये दस्तूर बांध के और मेरे नाम के आगे सरदार लगा के, मैं बहुत कद्र करता हूँ और ये पल ताउम्र मेरे दिलो दिमाग में बसा रहेगा, मुझे याद रहेगा। ये जगजीत सिंह जी का आइडिया था कि कुछ भगत सिंह पर करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधान जी ने इसको स्वीकार किया और आज हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। ज्ञानी जी ने और रिछपाल सिंह जी ने काफ़ी कुछ कहा है उनके बारे में, और ज्ञानी जी ने तो खास तौर पे जब वो बोल रहे थे तो मेरी आंखें भीग आई थी और लग रहा था कि हम उस दौर में चले गए हैं जब वो भगत सिंह जब खेल वहाँ पंजाब में और अपने वो काम कर रहे थे। थोड़ा लगता है कि कुछ फैक्ट का और कुछ तारीखों का फ़र्क रह गया है जो सच्चाई से थोड़ा अलग है। तो उन बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उन बातों को सही इसमें रखने की कोशिश करूंगा। और जो मैं जिस आधार पर बातें कह रहा हूँ, उनकी भगत सिंह की भांजी हैं एक वीरेंद्र सिंधु, उन्होंने किताब लिखी है भगत सिंह और मृत्युंजय पुरखे, उसमें सारा कुछ लिखा है उन्होंने। उसके आधार पे और भी काफ़ी सारी किताबें अब उन पर लिखी जा चुकी हैं। एक बात और की बात अभी हो रही थी सरदार भगत सिंह, तो उनके परिवार का नाम, परिवार का जो सरनेम था वो संधू था। अभी शायद गुड्डी जी ने फेसबुक पर लिखा था, जब इस प्रोग्राम की सूचना दी गई तो उन्होंने लिखा भगत सिंह संधू। तो कल मेरी वाइफ है पटना में प्रीति, उनकी बात होती रहती है, प्रोफेसर जगमोहन सिंह है लुधियाना में, जो भगत सिंह के भांजे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जरा आप उनसे बात करके कंफर्म कीजिए। मैंने कहीं लिखा था, पढ़ा था कि किसी अपने एक लेख में उन्होंने, चूंकि उस समय वो अलग अलग नामों से लेख लिखते थे, तो किसी एक लेख में भगत सिंह ने अपना नाम BS संधू लिखा था। तो कल उन्होंने बात की जगमोहन सिंह जी से, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो बिल्कुल सही बात है, हमारे परिवार का जो सरनेम था वो संधू था, लेकिन हम लोग वो इस्तेमाल नहीं करते थे, हम लोग सिंह ही लिखा करते थे। तो जैसा कहा गया ठीक ही, अभी उनका जन्म 1907 में हुआ था, उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो अच्छी खास बात बड़ी ये थी कि क्लास 9 तक उन्होंने पढ़ाई की और वो इतने ज़हीन थे और उसी समय उनकी जानकारी, उनका नॉलेज इतना ज़्यादा हो चुका था कि 9वीं क्लास से सीधी उनकी तरक्की कर दी गई इंटरमीडिएट कॉलेज में। ये पहला मामला था कि बिना मैट्रिकुलेशन पास किए कोई कॉलेज में किसी का एडमिशन हो जाए, वो भगत सिंह जी का हुआ। उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया। 1921 में ही वो जो गुरुद्वारों पर सिखों का कंट्रोल हासिल करने के लिए जो आंदोलन चला, उसमें वो शामिल हुए। वो पहला उनका पॉलिटिकल मूवमेंट था। उसके बाद उसी साल वो, उस समय क्रांतिकारियों का संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसमें शामिल हो गए। और उसी साल उनके शादी की बात चल रही थी, तो जैसा ठीक ही आप दोनों ने कहा कि वो घर छोड़कर चले गए और उन्होंने पिताजी को वो चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी मेरे पास है जो बड़ा मार्मिक है। उन्होंने लिखा है, पूज्य पिताजी नमस्ते। चश्मा ये उन्हीं के लफ्ज हैं। वो उर्दू में भी लिखते थे, पंजाबी में भी लिखते थे, इंग्लिश में भी लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे। ये उन्होंने हिंदुस्तानी में लिखी थी। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला, सबसे ऊंचे मकसद यानी आज़ादी वतन के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने, अपने दादा को बापूजी कहते थे, जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ फरमाएंगे। और शादी भी उनके बहुत ऊंचे खानदान में हो रही थी, जो वहाँ के नंबरदार की बेटी से शादी हो रही थी। उनके नंबरदार बहुत रसूखदार उस समय माने जाते थे, लेकिन शादी उन्होंने नहीं की और कानपुर पहुँच गए। और उसके बाद ठीक ही कहा आपने कि उनकी दादी की बीमारी की खबर देकर उनको वापस बुलाया गया, तो फिर वो लाहौर लौट कर आए
और वहाँ उन्होंने नौजवान भारत सभा कायम की। उसी समय 1928 में एक साइमन कमीशन आया था हिंदुस्तान, जिसका सब लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसमें किसी हिंदुस्तानी को नहीं रखा गया था। अंग्रेज कह रहे थे कि हम जो तय करेंगे वही हिंदुस्तानियों को मानना होगा। तो लाला लाजपत राय पंजाब के सबसे बुजुर्ग नेता थे, सबसे सम्मानित नेता माने जाते थे, लेकिन लाल बाल पाल कहा जाता था एक तरफ लाला लाजपत राय, उधर महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और पंजाब में बिपिन चंद्र पाल, इनको कहा जाता था कि गरम दल के लोग हैं ये। तो वो उस समय थोड़े विचार अपने बदलने लगे थे, तो उन्होंने एक कविता बांटी थी नौजवान भारत सभा की तरफ से, भगत सिंह जी ने, हमारा नेता कहाँ गुम हो गया है, लाला लाजपत राय के बारे में कहते हुए कि वेयर हैज आवर लीडर गॉन, हमारा नेता गुम हो गया है कहीं। तो लेकिन उस समय का माहौल ऐसा था कि इतनी आलोचना को भी उन्होंने सब लोग बर्दाश्त करते थे। तो जवाब में लाला लाजपत राय ने कहा था कि ये सब हमारे ही कुछ शरारती बच्चे हैं जो मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं। तो खैर, लेकिन वही भगत सिंह जब साइमन कमीशन आया तो भगत सिंह ने लाला लाजपत राय से कहा कि आप ही को इस आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ेगा कि साइमन कमीशन का हम विरोध करते हैं। तो लाला लाजपत राय ने उस आंदोलन की अगुवाई की और उन्हें अंग्रेजों ने लाठियों से पीटा, और उसी पिटाई की वजह से, उससे लगी चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। तो उन्हें लगा कि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है, हमें इसका बदला लेना चाहिए। तो उन्होंने, जैसा ठीक ही कहा आप लोगों ने, कि जो उस समय स्कॉट जिसने लाठियां बरसाई थी उसको मारने का फैसला किया उनकी पार्टी ने, और ये लोग गए एसएसपी ऑफिस जो लाहौर में है, आज भी एसएसपी ऑफिस वहीं पर है जहां ये घटना हुई थी। तो उन्हें लगा कि वही टाइम था उसके बाहर निकलने का, यही ऑफिसर निकल रहा होगा, लेकिन इत्तेफाकन उस दिन कोई और निकल रहा था, लेकिन उसने भी उन पर लाठियां बरसाई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तो फिर उसी को मार दे। तो सैंडर्स को मारा उन्होंने, और सबने देख लिया कि एक लंबा तगड़ा सिख नौजवान है, हट्टा कट्टा नौजवान है जो मारने वालों में शामिल था। पुलिस बहुत सख्ती से उनकी तलाश में थी। जो पर्चे जो चिपकाए गए थे, उसके बाद जो इश्तेहार चिपकाए गए थे, वो भी उनकी ही हैंड राइटिंग में थे। तो उनकी खोज में सब लोग थे। नाम उनका कोई नहीं जानता था कि किसने किया है, लेकिन हाँ, एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा सिख नौजवान है, उसने किया है, ये सबने देखा था, उन्हें ढूंढ रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब, और सभी जानते थे कि ये उस क्रांतिकारी पार्टी में सबसे ब्रिलियंट आदमी है, भगत सिंह आइडियोलॉजिकली सबसे ब्रिलियंट आदमी है, तो उन्हें बचाना बहुत जरूरी था। तो कैसे बचाया जाए, सख्त पहरा था। तो उन्होंने तय किया कि वही समय था कि भगत सिंह ने अपने केस कत्ल करा लिए, जैसा कि कहा गया। और फिर पार्टी ने तय किया कि उनकी एक साथी थे भगवती चरण बोहरा, जिनकी पत्नी थी दुर्गावती देवी, जिनको सभी लोग दुर्गा भाभी कहते थे। उनको कहा गया कि आपको किसी हमारे एक साथी की मदद करने के लिए उसकी पत्नी बन के जाना है उसके साथ। तो वो बहुत नाराज हुई कि ऐसा कैसे, ऐसी बात तुम कैसे कह रहे हो, लेकिन फिर वो तैयार हुई। तो वो अपने वेश बदल के और ओवरकोट और वो पहन के उनके साथ गए, और उनके साथ फिर वो लाहौर से कलकत्ता चले गए। वहाँ कुछ महीने रहे वो, वहाँ किसान आंदोलनों में भाग लिया उन्होंने। उसके बाद फिर अब लगा कि अब पुलिस का ये थोड़ा कम हो गया है, दबिश थोड़ी कम हो गई है, और ज़रूरत थी उनकी दिल्ली में। तो चंद्रशेखर आज़ाद उनकी पार्टी के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने उनको दिल्ली बुलाया। दिल्ली जब वो गए, जब बातें होने लगी कि अब आगे किया जाए, तो दो बहुत खतरनाक कानून अंग्रेज सरकार बनाने जा रही थी, जिसके बाद था किसी को पकड़ के कभी भी जेल में डाल दिया जाए, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो उन्होंने कहा, और कोई खामोशी थी इस पर, कोई विरोध नहीं हो रहा था। गांधी जी ने अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो उन्होंने तय किया कि ये भगत सिंह का ही प्रस्ताव था कि हम जब असेंबली में जब ये बिल पेश हो रहे होंगे, केंद्रीय असेंबली वो वही है जो आज भारत की संसद भवन है, भारत का संसद भवन है। जब वहाँ ये बिल पेश हो रहा होगा तो हम लोग बम फेंकेंगे, लेकिन वो बम ऐसे बनाए जाएंगे कि इससे किसी को नुकसान नहीं हो, बस धूम धड़ाका हो, और वहीं हम पर्चे फेंकेंगे और हम अपने को गिरफ्तारी कराएंगे अपनी, हम भागेंगे नहीं वहाँ से।
तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत इसका विरोध किया। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि, चूंकि वो जानते थे कि ये सबसे कीमती हीरा है हमारा, सबसे ब्रिलियंट आदमी है हमारा, वो नहीं चाहते थे कि ये जाए उस कार्रवाई में, क्योंकि मालूम था कि एक बार ये गिरफ्तार हो गए तो फिर उसके बाद तो छूटेंगे नहीं, फिर हमारा बहुत नुकसान होगा। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा काबिल हूँ कि मैं जाऊँ वहाँ, क्योंकि उसके बाद जब अदालत में कार्रवाई होगी और हम हमारे भाषण जब अखबारों में छपेंगे तो हम अपनी आइडियोलॉजी का, अपनी सोच का, जो हम सोचते हैं देश के लिए, दुनिया के लिए, सबसे अच्छी तरह से मैं उस बात को कह पाऊंगा, इसलिए मुझे ही जाना चाहिए उस बात में। तो दल का फैसला बदलवा कर वो गए वहाँ पर उस कार्रवाई के लिए, और वहाँ उन्होंने पर्चे फेंके, बम फेंका, पर्चे फेंके और फिर अपने गिरफ्तारी दी, वो और बटुकेश्वर दत्त दो। उसके बाद उन्हें जेल ले जाया गया। पहले दिल्ली में मुकदमा चला, उसके बाद उनको उम्र कैद की सज़ा हुई उसमें, और फिर उसके बाद लाहौर ले जाया गया वो सैंडर्स के कत्ल की कार्रवाई के लिए। उस दौरान जो अदालतों में जो कार्रवाई हुई और उसके बाद उन्होंने वहाँ एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी जेल के अंदर। आज हम सोचते हैं तो यकीन भी नहीं करेंगे कि उन्होंने 114 दिन की भूख हड़ताल की थी, भगत सिंह और उनके साथियों ने। और भगत सिंह ने तो कई दिन ऐसे रहे उसमें कि पानी भी नहीं पिया। पानी पीते थे वो लोग, लेकिन कई दिन ऐसे भी रहे कि पानी भी नहीं उन्होंने पिया, और ये सब इतिहास में दर्ज है। उन 114 दिन में से हर दिन उनकी जेल के डॉक्टर उनकी जांच करते थे। वो सारी रिपोर्टें अभी भी मौजूद है लाइब्रेरी में, उस समय की अखबार है जिसमें इसकी खबरें छपती थी। तो 114 दिन की भूख हड़ताल की उन्होंने, और उसी भूख हड़ताल के दौरान 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनके साथी बंगाल के जतीन्द्र नाथ दास शहीद हो गए वहां पर। और उसके बाद सबको मालूम था कि ये सब नाटक है। और मजे की बात ये थी कि उन्होंने इन कुछ नौजवानों ने जो चाहते थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत अपने को एक्सपोज करे। वो चाहते थे कि वो दिखाएं कि वास्तव में वो क्या है। जो वो कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं और हम दुनिया को सभ्यता सिखा रहे हैं, वो दुनिया के सबसे असभ्य आदमी है, वो सब उन्होंने ब्रिटिश सरकार से वो सब करवाया जो वो चाहते थे। जो भूख हड़ताल इतनी लंबी की थी उन्हें मालूम था कि ये अभी आज़ादी की लड़ाई तो बहुत लंबी चलने वाली है, तो जेलों की हालत सुधरनी चाहिए। उनकी मांग थी कि जेलों में हम राजनीतिक कैदी हैं, हम कोई क्रिमिनल नहीं हैं, हमें वही सहूलियत दिए जाएं जो यूरोपियन कैदियों को दिए जाते हैं। हमें किताबें दी जाए, हमें अच्छा खाना दिया जाए, हमसे वो जो मशक्क़त कराई जाती है वो मशक्क़त ना कराई जाए। और वो तो जानते थे कि उन्हें फांसी होने वाली है, वो चंद दिन के मेहमान हैं, लेकिन उन्हें मालूम था कि हमारे बाद कितने ही आएंगे अभी। जो भगत सिंह पर जो एक फिल्म है मनोज कुमार की, सबसे अच्छी फिल्म है, जो उनकी माँ से सलाह के साथ, उनके माँ और उनके भाई की सलाह के साथ बनी है। उसमें उन्होंने दिखाया है कि जब उनकी माँ मिलने जाती हैं तो वो कंबल ओढ़े हुए हैं, क्योंकि वो जेलों में उनकी पिटाई भी होती थी और भूखे थे। तो वो खाना बना कर ले जाती हैं, कहती हैं कि कैसे खाना छोड़ देगा, मैंने उसकी सारी पसंद की चीज़ें बनाई हैं, कैसे नहीं खाएगा। कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मालूम है कि आप रोज़ मेरे लिए खाना ला सकते हो, हमारे दूसरे साथियों का भी खाना उनके घर से आ सकता है, लेकिन हम किसी बड़े मकसद के लिए ये कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे बाद जो लोग जेलों में आए उनके साथ वो ना हो जो हमारे साथ हो रहा है। तो ऐसे वो लोग थे। तो और अंग्रेजी सरकारों को वो उनकी बात माननी पड़ी, उन्हें अखबार देने पड़े, रोज उनकी जो किताबें चाहते थे उनको किताबें देनी पड़ी, अच्छा खाना देना पड़ा, और आगे सभी कैदियों को वो सारी चीज़ें मिली। इस दौरान लगातार उनकी न सिर्फ वो अदालतों में अपने उन्होंने वकील लेने से इनकार कर दिया था, कहा था कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, वकील की जरूरत नहीं है हमें। उस समय हिंदुस्तान के बहुत बड़े वकील थे आसफ अली, वो उनका केस लड़ने को तैयार थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमसे कुछ सलाह दे दीजिए, बाकी हम अपना केस खुद लड़ेंगे। उसके बाद जेल में और अदालत में भी जब उनकी पिटाई होती थी तो उसमें एक ही हिंदुस्तानी जज थे उस ट्रिब्यूनल में, आगा हैदर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि मुझे ऐसी अदालत में नहीं बैठना है।
लेकिन फांसी होनी थी, उनकी फांसी हुई। और फांसी के 24 मार्च को मुकर्रर हुई थी, लेकिन उसके एक दिन पहले ही, क्योंकि अंग्रेज हुकूमत को, आपने ठीक ही कहा कि गांधी जी चाहते थे उनको बचा सकते थे, उन्होंने नहीं बचाया। वो शर्त नहीं रखी अंग्रेजों से समझौते कि उनकी फांसी रद्द की जाए। अंग्रेज सरकार को बहुत डर था कि जब इनकी फांसी हो जाएगी तो खबर जो फैलेगी तो इतना तूफान उमड़ेगा लाहौर की सड़कों पर और पंजाब में कि हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तय समय से पहले ही, एक दिन पहले ही शाम को, और ये पहला मौका था जब शाम को कोई फांसी हो रही थी। फांसी आमतौर पर हमेशा सुबह हुआ करती है, तो शाम को उनको फांसी दे दी गई। और फांसी के बाद भी अंग्रेजों को इतना डर था कि उनके साथ दो और उनके साथी थे, सुखदेव और राजगुरु, तीनों को फांसी हुई। और आपने ठीक ही कहा कि फांसी के पहले उनसे पूछा गया भगत सिंह से कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेबे के हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। जो वो महिला नहीं थी, वो पुरुष थे। तो मैं बेबे के हाथ, उनको बेबे कहा करते थे वो, कि मैं बेबे के हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। तो जब उसको कहा गया तो उन्होंने कहा कि सरदार जी, मेरे हाथ ऐसे नहीं है कि मेरे हाथ की रोटी आप खा सकें। तो उन्होंने कहा कि आप तो मेरी माँ के समान हो, बचपन में माँ हमारी गंदगी साफ किया करती हैं, आप वो काम यहाँ कर रहे हो, तो आपसे अच्छा कौन हो सकता है। तो उनके हाथ की रोटी उन्होंने अपने लिए मंगवाई, वो खा नहीं सके क्योंकि उसके पहले ही उनको फांसी दे दी गई। तो उसके बाद, फांसी के बाद, उनके शरीर को बोटी बोटी काटा उन्होंने, अंग्रेजों ने उन्हें बोरियों में भरा और पीछे के दरवाजे से ले गए फिरोजपुर, और फिरोजपुर में उसे जलाने लगे। लेकिन तब तक खबर लग गई थी, क्योंकि जेल में भी तो उनसे हमदर्द लोग थे। बहुत बड़ा हुजूम आ गया लाहौर से चलता हुआ फिरोजपुर, और फिर उनके और जला छोड़ करके भाग गए थे अंग्रेज। फिर जो भी कुछ बचा कुचा था उसको इकट्ठा करके सब लोग ले गए और लाहौर रावी के किनारे उनका अंतिम संस्कार हुआ। फिरोजपुर में जहाँ ये हुआ था, वहीं फिरोजपुर में आज उनकी समाधि बनी हुई है, तीनों शहीदों की मूर्तियां बनी हुई है। और बाद में उनके साथी जो बटुकेश्वर दत्त थे, जिन्होंने बम फेंका था उनके साथ, उन्होंने अंतिम इच्छा जताई थी कि जब मैं मरूं तो, उनको फांसी नहीं हुई थी, उनको उम्र कैद हुई थी, कि जब मैं मरूं तो मेरी समाधि भी, मुझे भी उनकी समाधि के बगल में जलाया जाए और मेरी समाधि वहीं बने। तो उनकी समाधि भी वहीं बनी हुई है। ये तो उनका इतिहास था। लेकिन क्या गजब का काम किया उन्होंने जेल में रहते हुए। और जेल थोड़े पहले उन्होंने जो कुछ लिखा, 23 साल के नौजवान के लिखी हुई इतनी इस किताब में दर्ज है, इस मोटी 600 किताब में दर्ज है जो कुछ भी उन्होंने लिखा है। गांधी जी से वो बहस करते थे। गांधी जी ने इनकी आलोचना करते हुए एक लेख लिखा अपने अखबार में, कल्ट ऑफ द बम, बम की पूजा। उन्होंने कहा कि ये लोग बम के पुजारी हैं। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि नहीं, हम बम के पुजारी नहीं हैं, बम का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ द बम, उन्होंने लेख लिखा। और कुछ और बातें उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। जब गिरफ्तारी दी उन्होंने, तो उसके कुछ दिन बाद उन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी। उन्हें तो जरूर मालूम होगा कि मेरा क्या हश्र होने वाला है, और जानते हुए वो गए थे। लेकिन जब वो चिट्ठी लिख रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं कि अगर हो सके आप चिंता बिल्कुल मत करें, ये नाटक 1 महीने में खत्म हो जाएगा। और अगर हो सके, वो किताबें मंगा रहे हैं अपने लिए, वो लिख रहे हैं कि अगर हो सके तो तिलक द्वारा लिखित गीता रहस्य, नेपोलियन की बायोग्राफी जो मेरी किताबों में मिल जाएगी, और अंग्रेजी के कुछ नॉवेल मेरे लिए भिजवा दीजिएगा। लाहौर में एक लाइब्रेरी थी, द्वारका दास लाइब्रेरी, वहाँ वो जाते थे अक्सर। जो लाइब्रेरियन थे वो कहते थे कि ये तो लड़का किताबें पढ़ता नहीं है, तो किताबों को निगलता है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई वो करते थे। तो वहाँ से कुछ किताबें भेज दीजिएगा। उसके बाद जब ये केस करने वाली बात है, उस पर आपने कुछ बातें कही, आपको पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि वो बात पूरी सही नहीं है। दरअसल क्या था कि वो ये मानने लगे थे बाद में कि हमें धर्म से ऊपर उठना होगा, हमें विज्ञान के सहारे जीना होगा। तो जब वो जो बाबा रणधीर सिंह जी के साथ जब उनकी बात हुई, तो मैं कुछ लाया हूँ।
उन्होंने कहा कि वो दरअसल वो गदर आंदोलन के थे। दरअसल ये जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था एक कंटिन्यूएशन था। 1857 में पहली लड़ाई हुई थी, 1857 के बाद फिर गदर पार्टी बनी थी, गदर पार्टी का आंदोलन हुआ था। और अब जब मुझे याद आता है कि क्यों 1870 में लोग पंजाब से यहाँ आ रहे थे थाईलैंड, तो मुझे लगता है कि शायद वो जो 1857 की लड़ाई थी वो हिंदू, मुसलमान और सिखों ने इतने ज़बरदस्त तरीके से मिलकर लड़ी थी कि अंग्रेजों को लगा था कि अब तो हमारे लिए रहना मुश्किल है, तो उन्होंने फूट डालने की नीति चलाई थी। शायद जो हमारे पुरखे जो वहाँ से यहाँ आए वो शायद इतने दूरदर्शी रहे होंगे, उन्हें लगा होगा कि यहाँ हालात अब खराब होने वाले हैं। हो सकता है शायद एक वजह वो रही हो कि वो वहाँ से यहाँ आए। खैर, तो उन्होंने कहा, जब रणधीर सिंह ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, जैसा आपने ठीक ही कहा, तो उनको कहा उन्होंने कि मैं सिक्खी की, ये उन्हीं के शब्द हैं, मैं सिक्खी की अंग अंग कटवा देने की परंपरा का कायल हूँ। अभी तो मैंने एक भाग ही कटवाया है, वह भी पेट की खातिर नहीं, देश की खातिर, और जल्दी ही अपनी गर्दन भी कटवाऊंगा। लेकिन एक सिख की तंग नजरी और तंग दिली का गिला जरूर रहेगा। तो उसके बाद रणधीर सिंह मिलने आए उनसे। तो आपने ठीक कहा कि रणधीर सिंह ने जो भी कहा वो उनकी बात मानते गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको अफसोस था कि मैंने केस क्यों कटवाए, क्योंकि उसके बाद उनसे मिलने के बाद, उनसे रणधीर सिंह जी से बात होने के बाद उन्होंने एक जबरदस्त लेख लिखा है, वाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उसमें उन्होंने सारे धर्म के लोगों से, मानने वालों से कुछ सवाल किए हैं। वो लेख बाद में छपा, अपना लिखा हुआ वो अपने जेल से बाहर भिजवा दिया करते थे, तो उनके भाई कुलतार के पास वो लेख था। वो लेख अब लाहौर के अखबार द पीपल में छपा, और उसके बाद अब तो वो नेट पर है। आप उससे माने या ना माने, धर्म व्यक्तिगत आस्था की चीज है, लेकिन जो उन्होंने तर्क दिए हैं, आप उस तर्क से कायल हुए बिना नहीं रह सकते कि कैसे 22-23 साल का नौजवान कोई ऐसी बात लिख सकता है। वो तो लॉजिक और फिलॉसफी में बहुत ऊंचे दर्जे की रचना है। तो खैर, एक दो बातें और मैं कहना चाहूँगा। उनके एक दोस्त थे जो कहते थे कि तुम क्या करोगे, तुम धर्म के बारे में ऐसी बातें कहते रहते हो, तुम क्या धर्म तुम्हारा राज आ जाएगा तो तुम धर्म को गैर कानूनी करार दोगे। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, धर्म पर्सनल विश्वास की चीज होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जिस दुनिया का सपना देखता हूँ, मैं जैसी दुनिया बनाना चाहता हूँ, उसमें सब लोग बराबर होंगे, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकेगा, सारे देशों के बीच की दीवारें टूट जाएंगी, सारा संसार एक हो जाएगा, और हर आदमी यह सोचकर काम करेगा कि दूसरों के लिए क्या अच्छा है। इस तरह नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, वो इस तरह काम करेगा कि दूसरों के लिए क्या अच्छा है। और यह कहते कहते उनके दोस्त याद करते हैं, यह कहते कहते उनकी मुट्ठी बंद गई थी और वो खुशी से झूम उठे थे और कहते थे कि ऐसा समय जरूर आएगा, ऐसा समय जरूर आएगा। उनकी माँ ने बताया, जो उनकी भांजी ने लिखा है, कि जब मुकदमा चल रहा था उन पर, तो उनके गांव में कोई साधु आकर बैठ गए थे और धुनी लगा ली थी। लोग कहने लगे थे कि ये बड़े सिद्ध साधु हैं, इनकी भभूत उनके सिर पर डाल दो तो वो बच जाएंगे। तो वो एक दिन भभूत ले गई और जेल में मिलने गए तो वो उनके सर पर हाथ फेरने लगी, और इतने वो भी दूरदर्शी आदमी थे कि वो समझ गए कि आज वो ऐसा कुछ करने वाली है। तो वो कहती हैं कि ये राख मेरे सिर पर मत रखो, मुझे तो शहादत देनी ही है। ये अपने छोटे भाई के बारे में कहा कि ये कुलवीर के पास सर पर रख दो ताकि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहे। और वो हैरान रह गए कि ये कैसे पता चल गई इसको मेरे मन की बात। उन्होंने एक अरदास भी कराया था इस कामना के साथ कि इनकी जिंदगी बच जाए। लेकिन ग्रंथी जी भी उनके बारे में जानते थे कि ये तो चाहते ही हैं कि शहीद हो जाए। तो अरदास के बाद ग्रंथी जी ने कहा कि हे प्रभु, माता जी चाहती हैं कि उनका बेटा बच जाए, पर इनका बेटा चाहता है कि उसे जरूर फांसी हो जाए। दोनों बातें मैंने आप जी के सामने रख दी है, इसलिए हे सच्चे पातशाह, अब आप जी ही न्याय करें। और इस पाठ के बाद वो कहते हैं कि जब उनकी माँ भगत सिंह से मुलाकात के लिए गई तो उन्होंने पूछा कि सच बताइए, अरदास में ग्रंथी जी ने क्या कहा।
तो उनकी माँ कहती हैं कि उनकी माँ ने बताया कि ग्रंथी जी ने ऐसा कहा, तो भगत सिंह बोले कि अब आपकी बात तो गुरु साहब जी ने भी नहीं मानी है, अब मुझे कौन बचा सकता है। और वो इतने खुश होकर उन्होंने ये बात कही कि जैसे उनकी लॉटरी खुल गई है। और वो बड़े खुश मिजाज और वो नौजवान थे, ब्रिलियंट तो थे ही, और ऐसा नहीं था कि वो कोई बम और बंदूक चलाने वाले सरफिरे नौजवान थे, बड़े पढ़े लिखे। जैसे मैंने कहा कि 600 पन्नों में अब उनकी लिखी हुई चीज़ें हैं। जेल में भी जो वो डायरी लिखा करते थे, करीब 250 पन्नों की वो डायरी है, उसमें उन्होंने जो किताबें पढ़ी हैं 23 साल की उम्र में, वो देखकर हैरानी होती है कि आज हम लोग उतना नहीं पढ़ते हैं जो वो 23 साल की उम्र में, जो उसमें उन्होंने नोट्स लिखे हैं। और उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने कहा था मैं कभी आतंकवादी नहीं था, हम लोगों ने जानबूझकर ये रास्ता चुना था। और हम सब लोग जानते हैं कि सत्याग्रह और उसको, हाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब वो अखबारों में लिखा करते थे अलग अलग नामों से, तो जब वो कीर्ति के संपादक ने उनको एक जिम्मा दिया था कि आप जो नामधारी पंथ के संस्थापक हैं, जो राम सिंह जी, उनके बारे में एक लेख लिखना है आपको। उनका कोई फोटो उस समय उपलब्ध नहीं था, तो उनकी फोटो हासिल करने के लिए वो पूरा देश छान मारा उन्होंने, जहाँ से भी पता चलता था कि वो फोटो मिले, वो फोटो के लिए गए वहाँ पर, और सारी जानकारी जुटाकर 2 लेख उन्होंने लिखे हैं। उसमें हुक्का विद्रोह के नाम से वो दोनों लेख हैं, उनकी किताबों में दर्ज है, जिसमें राम सिंह जी के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि असहयोग आंदोलन और ये तो गांधी जी ने बहुत बाद में चलाया, राम सिंह जी बहुत पहले वो चला चुके थे। मुझे नहीं मालूम कि गांधी जी ने कभी इस बात को एक्नॉलेज किया है या नहीं, लेकिन भगत सिंह जी ने इस बात को लिखा है, बहुत विस्तार से लिखा है। वो लेख पढ़ने लायक है कि कैसे राम सिंह जी ने वो आंदोलन चलाया, और इतनी इफिशिएंट व्यवस्था उन्होंने बना ली थी, पैरेलल व्यवस्था, कि जो अंग्रेजों की हुकूमत से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती थी। चाहे वो डाक की व्यवस्था हो, चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो, उन्होंने अंग्रेजों की सड़कों का इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया था। तो खैर बहुत सारी बातें उनके बारे में कही जा सकती है, इतना समय नहीं है। उनका जो घर है जहाँ वो पैदा हुए थे लायलपुर में, अब उसका नाम फैसलाबाद, अब उसका नाम फैसलाबाद है उस जगह का। तो उनका जो घर था वो वहाँ के एक वकील हैं, इकबाल विर्क नाम है, उनको दिया गया था। उन्होंने उस घर का एक हिस्सा, चूंकि भगत सिंह के बारे में इतना सबको पता था, एक हिस्सा उन्होंने जैसे का तैसा बना के रखा हुआ है। भगत सिंह ने बचपन में एक आम का पेड़ लगाया था, वो आम का पेड़ भी वहाँ आज तक है। और गांव वालों ने क्या किया है कि जो वो सड़क है जो उस गांव को जाती है, उस सड़क पर एक बोर्ड लगा दिया है बिना सरकार की इजाजत के, भगत सिंह मार्ग करके, पंजाबी में और उर्दू में लिखा हुआ है उस मार्ग पर। जो जेल जहाँ उनकी फांसी हुई थी, वो जेल अब नहीं है लाहौर में, वहाँ शादमान चौक है, जेल टूट गई है, शादमान चौक एक बना हुआ है, कभी आप लोग जाएं तो वहाँ जरूर जाइएगा। और वहाँ के कुछ लोग, जिसमें मशहूर शायर फैज अहमद फैज की बेटी सलमा हाशमी भी हैं, बहुत दिनों से एक आंदोलन चला रहे हैं कि उस शादमान चौक का नाम भगत सिंह चौक रख दिया जाए। वहाँ पर उनकी शहादत दिवस के दिन, उनके जन्मदिन के दिन प्रोग्राम भी होते हैं, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। जब एक समय पंजाब सरकार मान भी गई थी कुछ साल पहले कि उसने प्रस्ताव भी पास कर दिया था कि ये नाम उसका शादमान चौक का भगत सिंह चौक रख दिया जाएगा, लेकिन फिर वहाँ फंडामेंटलिस्ट आपसे हावी हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, तो वो नहीं हुआ। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब एक सवाल है कि हम लोग क्यों उनको याद करें आज 90 साल बाद। ये 90 साल, कल चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे 90 साल पहले, और आज अब ये 90वां साल है उनका। तो मुझे लगता है कि वो एक रोल मॉडल है, चाहे हम दुनिया में कहीं भी हों, कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जी जाती है, कुछ समाज के लिए, कुछ दुनिया के लिए भी करना है। दूसरी बात कि वो सब, आप सब जो यहाँ के परमानेंट बासिंदे हैं,
शायद वो आपके उस इतिहास की याद दिलाते हैं जो आपके पुरखों का इतिहास है। हिंदुस्तान की आज़ादी में आप सबके पुरखों ने भी जरूर हिस्सा लिया होगा, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया हो। तो आपको अपने वो पुरखों की भी याद दिलाएंगे, अपने उस इतिहास की याद दिलाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग को यहाँ भी उनकी याद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने इतने ध्यान से सुना, आप सब लोग यहाँ पर आए। प्रधान जी का कि उन्होंने ये इजाज़त दी कि ये प्रोग्राम यहाँ पर हो, गुरुद्वारा सिंह सभा का, और आप सब लोगों का नमस्कार, सत श्री अकाल।